तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, करना भी चाहिए। एग्ज़ाम्स जो आ रहा है एंड वैसे भी मैंने आपके लिए 50 डेज़ का ये जो कोर्स रखा है, अगर आप इस बेसिस पे मेहनत करते रहो, इसी तरीके से आप अगर पढ़ाई करते रहो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, है ना गाइज। चलिए, तो यही सब के साथ हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले प्लानिंग के समय ही बताया था कि केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड कंपाउंड से। इसमें 3 क्लासेस में हम लोग इसको ओवरऑल ख़त्म करेंगे। तो पहला क्लासेस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ आई बटन पे फ्लैश करेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर सिंपली यूट्यूब पे सर्च आपको कर लेना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 1 बाई जेपी सर, आपको वहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी उसी तरह से मैंने आपको बताया, जिस पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट टाइप्स का, हाइड्रोकार्बन के बारे में सारा कुछ मैंने उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो या तो आई बटन पे फ्लैश कर रहा है, वहाँ से देख लीजिए, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के दिया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वो भी नहीं तो आप कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 2 बाई जेपी सर सर्च करिए, आ जाएगा। ओके, तो दैट्स अबाउट इट गाइज। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 3। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा जिससे आपको मोटिवेशन मिले, पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिले, है ना। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया मुझे जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, है ना गाइज। तो आप भी इतना मेहनत करो, इतना अच्छा अपने अंदर टैलेंट लाओ, इतना अच्छा आप बन जाओ कि आपको भी कि कोई मिलने के लिए आए आपसे तो आपसे वक्त ले, आपसे टाइम ले, आपसे अपॉइंटमेंट ले, तब आपसे मिल सके, है ना गाइज। तो इसलिए लाइफ चेंजिंग क्वेट है ये, लाइफ चेंजिंग स्टाइल है ये, है ना। चलिए, तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। लेट्स गो। सो गाइज, एज यू कैन सी हियर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 बाय जेपी सिन्हा। ऑफ कोर्स आप तो जानते ही हो मुझे, जेपी सिन्हा। तो चलिए अब हम लोग इसको आज करते हैं स्टार्ट, है ना। और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है ना। शुरुआत करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमें चैप्टर पढ़ना था। तो देखिए, चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख ही रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, क्लास 10 के लिए है, बाय मी, मतलब मेरे ही द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स तो बाय मी ही होगा, है ना। तो बाय जेपी सिन्हा लिखा हुआ ही है। तो पिछले क्लास तक में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पिछले क्लास में अभी तक हम लोगों ने पहले तो कार्बन के बारे में पूरा स्टडी किया, फिर कार्बन के एक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन का स्टडी किया हम लोगों ने, है ना। और फिर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइज, वो एक तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आइसोमर्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल आज हमारा ये पूरा इंटायर चैप्टर जो है वो फिनिश अप होगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू, मूव करते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 जो है वो हमारा देखिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होता है। पिछले क्लास में आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे, तो लास्टली मैंने फंक्शनल ग्रुप पे एंड किया था, और ये आपको बतलाते हुए एंड किया था कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में भाई क्या डाटा है हमारे पास, देखिए। तो कहता है फंक्शनल ग्रुप वाले, आप कहोगे किसको, ये देख लो। तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। एटम्स का एक ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिले हुए होते हैं, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें शो नहीं होता है। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज तब शो होता है जब ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं, कार्बन के कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं। तो यही इनमें लॉजिक है। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, आप समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि ये मेरे पास एक मार्कर है। ओके, तो मार्कर का ऐसे क्या प्रॉपर्टी है पता नहीं चलता है,
ऐसे क्या प्रॉपर्टी है पता नहीं चलता, इसमें इंक कैसा होगा, कलर कैसा होगा पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने इंक डाला, रेड इंक डाला, तो अब रेड कलर का प्रॉपर्टी शो करना शुरू हुआ। ब्लैक कलर डाला तो ब्लैक इंक प्रॉपर्टी करना शो प्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसा ही एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो फंक्शनल ग्रुप पहले से कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स का ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है गाइस। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम का कंबाइंड फॉर्म है, इसी से ये बना हुआ है। लेकिन इसका प्रॉपर्टी तब शो होने लगता है जब ये कार्बन के कंपाउंड के साथ ज्वाइन होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड के साथ ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक कार्बन है CH3 पहले लिखा हुआ, फिर उसके बाद है CH2 लिखा हुआ गाइस, और इसके साथ ये OH यानी हाइड्रोक्साइड ज्वाइन हुआ है। ज्वाइन हो करके ये क्या बना दिया, इथेनॉल बना दिया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल। क्यों पढ़ेंगे भाई इथेनॉल, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ दो कार्बन एटम जो हैं आपके, 2 कार्बन एटम जो हैं यहाँ पे, ये 2 कार्बन को कहा जाएगा इथेन। याद करिए मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था, 2 कार्बन हो तो इथ कहते हैं, सिंगल बॉन्डिंग हो तो एन लगाते हैं, तो इथेन हो गया। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कहता है कि मेरे लिए एक सफिक्स जोड़ो, OL, ऑल सफिक्स जोड़ो। तो इथेन पहले से बन गया था, इसमें ऑल हमने जोड़ा, टोटल हो गया इथेनॉल। देखिए सबसे पहले था इथ, फिर इसमें था एन, और एन का ई हट जाता है क्योंकि दो दो वोवेल एक साथ नहीं होते हैं, तो ई हट करके यहाँ बन गया O, और फिर लग गया L, इथेनॉल। OL क्यों लगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। इथ क्यों लगा था, 2 कार्बन की वजह से। एन क्यों लगा था, सिंगल बॉन्डिंग की वजह से। आ गई बात समझ में गाइस। तो इस तरह से कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे वर्क करता है। तो मेनली आपको फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यही कह सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स है कोई भी एक मॉलिक्यूल में जो डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। अपने अंदर जो प्रॉपर्टी रखता है वो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी, अलग ही प्रॉपर्टी रखता है, रिगार्डलेस ऑफ अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल। उसके एटम में, उसके मॉलिक्यूल में जो दूसरे एटम्स हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बस और बस मतलब है इस चीज से कि वहां पर जिस ग्रुप के साथ ये ज्वाइन होने वाला है उसके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। एंड जिस भी कार्बन एटम्स के साथ ये ज्वाइन होता है उसके प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है गाइस। ओके, तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऑल टुगेदर आपको 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं टोटल का, जो आपके क्लास 10th के सिलेबस हैं। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले, जिसमें से सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन यहाँ पे मैंने ग्रुप में पहले से नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है गाइज यहाँ पे ग्रुप में पहले से, क्योंकि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जूनियर फंक्शनल ग्रुप में आता है। और यहाँ पे मैंने जितने भी लिखे हैं ये सारे सीनियर वाले मैंने लिखे हैं, तो ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप में आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया JR जूनियर, और ये सारे जो हैं ये सीनियर है, SR सीनियर। तो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप इसको इंडिकेट करते हैं एक्स ग्रुप से। हालांकि एक्स के मतलब हो जाता है हैलोजन, जिसके अंदर इसमें या तो क्लोरीन लिख सकते हो, या तो ब्रोमीन लिख सकते हो, या तो आयोडीन लिख सकते हो, ये सब मेंबर रहते हैं। और इसका जो कंपाउंड बनता है वो कुछ उसी तरह से, लाइक CH3 है, इसमें Cl जुड़ गया तो CH3Cl बन गया। अब इसका नेम क्या होता है, तो इसका नेम देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे मेथ। सिंगल बॉन्डिंग है तो लगाएंगे एन, और एन का ई हट जाता है, ई हट करके यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप क्या कहता है कि जब भी मैं ज्वाइन हूं तो इसके लिए हेलो वर्ड लगाओ। हेलो वर्ड लगाओ तो इधर पीछे नहीं, सफिक्स में नहीं, प्रेफिक्स में। क्यों, क्योंकि मैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप हूं। तो ये जो मीथेन आपने लिखा, इसके आगे आपको कुछ नहीं लगाना है, इसके पीछे यानी यहाँ पे आपको लगाना है हेलो वर्ड। हेलो के जगह क्लोरीन यूज हुआ है तो वहां लगाओगे आप क्लोरो। क्या लगाओगे बच्चों, क्लोरो। तो पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है। इसी तरह से लेट सपोज अगर मान लेते हैं कोई दूसरा कंपाउंड बनता है, इस बार 2 कार्बन एटम का ले लेते हैं, 2 कार्बन एटम हुआ और यहाँ पे आयोडीन जुड़ गया, आयोडीन। तो पहले तो आप 2 कार्बन के बारे में सोचो, उसका नाम क्या लिखोगे, उसका नाम लिखोगे इथ, इथ में ज्वाइन करोगे एन, लेकिन एन का
ई रहे ना रहे, यहाँ से आगे ज्वाइन होना ही नहीं है कुछ, तो आगे ज्वाइन नहीं होना है तो यहाँ ई छोड़ देंगे। और इसके इधर फ्रंट में क्या ज्वाइन हो जाएगा, आयोडीन वर्ड है तो आयोडीन से क्या बनता है, आयोडो। तो पूरा नाम हो जाएगा गाइज आयोडो इथेन। पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, आयोडो इथेन। तो इस तरह से ये सारे कंपाउंड्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप के बनते हैं। तो ये तो जूनियर वाला था। अब बाकी ये जो इतना सारा आपको दिख रहा है ये सब के सब कौन सा वाला है, सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो सीनियर वाला में आता है आपका एल्कोहल। ईथर आपको पढ़ना नहीं है, ईथर एक्स्ट्रा है आपके लिए। फिर पढ़ना है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोजेलिक एसिड। ईस्टर भी फिर आपको पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से देख लो आपके पास टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए। पहला वो, दूसरा ये, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन और ये 5वां कार्बोजेलिक एसिड। तो ऐसे 5 फंक्शनल ग्रुप हैं गाइज आपके लिए। सबके लिए नेम में देखिए क्या क्या जुड़ेगा ये बताया हुआ है। ईथर भी जो होता है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जूनियर टाइप वाला हो जाता है, तो इसलिए इसके नेम के लिए भी यहाँ पे आपको छोड़ दिया गया है, आप इस पे ध्यान दीजिए। अल्डिहाइड में Al जोड़ेंगे, कीटोन में ONe जोड़ेंगे, कार्बोजेलिक एसिड में ओइक एसिड जोड़ेंगे और ईस्टर में YlOH जोड़ेंगे। हालांकि ईस्टर भी आपको पढ़ना नहीं है तो ईस्टर को भी आप छोड़ सकते हो। बेसिकली जिसको जिसको पढ़ना है आप उसको ध्यान दे सकते हो। तो देखो इस कंपाउंड के नेमिंग के लिए यहाँ क्या किया गया, एक एग्जाम्पल लिया गया। तो इस एग्जाम्पल में कितने कार्बन एटम हुए, 2, एक यहाँ 2 कार्बन एटम। तो 2 को लिखा इथ। सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए लिखा एन। एन का ई हटाया हमने और क्या जोड़ दिया बच्चों, क्या जोड़ देंगे यहाँ, अल। तो यहाँ से देखो अल जुड़ गया, इथेनल। क्या नाम हो गया, इथेनल। इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए आपको आ सकता है कई सारे कंपाउंड्स में आपको नेम लिखने के लिए आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और जिस भी मॉलिक्यूल से ये जब भी लिंक होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होता है गाइज। एंड कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक हो करके उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल देता है। यही इसके सबसे स्पेशल फीचर है, सबसे स्पेशल इसका गुण है गाइज फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने जान लिया कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए, लेकिन उनके खुद के प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता है। इनका प्रॉपर्टी से मतलब होता है जैसे ये अटैच होने वाले हैं और अटैच होकर के उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी को ये बदल डालते हैं, चेंज कर डालते हैं, है ना। और चेंज कर डालते हैं तो वो अपना प्रॉपर्टी फिर शो करने लगता है। लाइक अगर कोई भी अल्कोहल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में ज्वाइन हुआ तो वो उसको अल्कोहलिक टाइप बना देगा। जैसा अल्कोहलिक सब्सटेंसेस होता है उस तरह के फीचर्स उसमें ला देगा। अगर वहां पे कोई कीटोन या कार्बोजेलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो गया, यानी COOH वाला, ये कार्बोजेलिक एसिड वाला जिसको COOH इसका होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। इसका होता है कीटोन का CO, इसका होता है अल्डिहाइड का CHO, ईथर का होता है सिर्फ O ऑक्सीजन, ईस्टर का होता है COO ओनली, H इसमें नहीं होता, इसमें H है, इसमें H नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं, लिंक होते हैं, ज्वाइन होते हैं। और जिससे ज्वाइन होते हैं ये उसका प्रॉपर्टी पोज करने लगते हैं। तो इनमें यही बात सबसे स्पेशल होती है कि ये जिससे ज्वाइन होने वाले हैं, जिससे इंटरलिंक होने वाले हैं, उनके प्रॉपर्टीज को ये पोज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमारा ये पूरा बनता है। एक बार फिर से मैं समझा दूं, फंक्शनल ग्रुप कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल में जुड़े रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल में उसके अदर एटम्स का प्रॉपर्टी से उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसके एटम के प्रॉपर्टी के बजाय ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अपना एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, जो किसी भी दूसरे कार्बन एटम में जब ज्वाइन हो, दूसरे किसी भी कार्बन एटम में जब ज्वाइन हो तो अपना प्रॉपर्टी उसके अंदर ला देता है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप का ज्वाइन होना, फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन होना, ऐसा हम लोग कहते हैं। और जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो ये अपने प्रॉपर्टी को उसके अंदर ला देगा, उसके अंदर इनपुट कर देगा। ठीक है गाइज, तो दैट्स अबाउट इट। यही हमारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल्स है। टोटल फंक्शनल ग्रुप पढ़ने कितने हैं, तो 5 पढ़ने वही। कौन कौन से, सबसे पहला हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जो जूनियर है तो उसका नाम सबसे आगे लगेगा, आगे कंपाउंड के नेम के भी आगे लगेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि क्लोरो आगे लगा था, आयोडो आगे लगा था। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल, जिसके लिए नेम में लगता है OL, ऑल। कहाँ लगता है, पीछे, नेम के
पीछे, जैसे इथेन, इथेन हो गया तो इथेन के बाद OL लगेगा, इथेनॉल। फिर से सुन लीजिए, हेलोजन में आगे, आगे लगता है, हेलो वर्ड, हेलो। जैसे इथेन है तो इथेन में आगे लगेगा क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो इथेन, ऐसे लगेगा। ओके, लेकिन अल्कोहल ग्रुप में पीछे लगेगा, क्योंकि अल्कोहल सीनियर है, सीनियर अल्कोहल और अल्कोहल के बाद जितने हैं सीनियर है, तो सीनियर वाला पीछे लगेगा। लाइक जैसे इथेन है, इथेन में अल्कोहल आया, इथेनॉल। प्रोपेन है, प्रोपेन में अल्कोहल आया, प्रोपेनॉल। बताइए ब्यूटेन है, ब्यूटेन में अल्कोहल आया, क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ब्यूटेनॉल। तो गाइज इसी तरह से एल्डिहाइड जो होता है हमारा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लगता है एल, एल, अल्कोहल में लगता है OL, एल्डिहाइड में लगता है हमारा AL। तो AL लगता है तो उसको कहते हैं अल। ओके, जैसे इथेन में अगर एल्डिहाइड जुड़ा तो उसको कहेंगे इथेनल, प्रोपेन में जुड़ा तो कहेंगे प्रोपेनल, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल अल्कोहल के लिए, प्रोपेनल एल्डिहाइड के लिए अल, प्रोपेनल। ब्यूटेन में जुड़ा तो क्या क्या कहेंगे बताइए गाइस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ब्यूटेन में एल्डिहाइड जुड़ा तो उसको क्या लिखेंगे? सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो अगला चौथा हमारा आता है कीटोन। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ONE लगता है, ONE, कीटोन, कीटोन का ONE। जैसे अगर इथ में ये ज्वाइन हुआ है गाइज, इथ में, तो इसको कहेंगे इथेनोन, इथेनोन। ओके, अगर ब्यूट में ज्वाइन हुआ है तो ब्यूटेनोन, ओन, ओन लगाएंगे, ओन। तो बताइए अगर पेंट में ज्वाइन होगा कीटोन, पेंट में 5 कार्बन एटम्स के ग्रुप में, पेंट में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पेंटेनोन। ओके गाइज, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर हेक्स में ज्वाइन होगा कीटोन तो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। लास्ट ग्रुप है गाइज हमारा कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप, 5वां ग्रुप, जिसके लिए अटैच होता है वर्ड ओइक एसिड, ओइक एसिड। जैसे इथेन था, इथेन में कार्बोजेलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ा तो कहलाया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर इथेन की जगह अगर वो जुड़ता है ब्यूटेन में तो कहलाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ये जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ ज्वाइन होते हैं उनके नेम का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले ग्रुप में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरह के स्ट्रक्चर में रहता है। यहाँ पे नेम के बारे में दिया है कि नेम में क्या अटैच होगा, उसका सफिक्स या क्या प्रेफिक्स अटैच होगा गाइज। यहाँ पे उसका फंक्शनल ग्रुप का पार्टिकुलर वैल्यू दिया है कि उस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे क्या। तो दैट्स अबाउट इट। मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है हमारा थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो गाइज हम यहाँ पे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल अलग अलग देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं समझे तो ध्यान से समझिएगा। मान लिया मैंने कि यहाँ पे कार्बन कार्बन का 3 ऐसे एटम था, तो अभी आप इसको क्या कहोगे? अभी आप इसको कहोगे सिंपली कि ये 3 कार्बन का एटम है तो इसको कहेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो कहेंगे एन, प्रोपेन। लेकिन गाइज यहाँ पे अब सपोज करो कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप तो गाइज इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है तो 3 कार्बन एटम्स को कहा जाता है प्रोपेन। लेकिन अब सपोज करो कि इसमें कोई एक फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ गया OH। OH, OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था कि इसके लिए नेम में ऐड किया जाता है OL, OL। तो ये जो प्रोपेन है ये तो है, इसके साथ नेम में लगेगा OL, OL। तो एक्चुअली क्या है, E और O दो दो वोवेल्स हो जाते हैं, तो 2 वोवेल्स एक साथ नहीं रखे जाते हैं तो हमारा E यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पूरा नाम क्या हो जाता है गाइज? पूरा नाम हो जाता है प्रोपेनोल। क्या हो जाता है गाइज? प्रोपेनोल। समझ रहे हैं अब एग्जाम्पल से? अगर अब आपके मन में सवाल अराइज हो रहा होगा, सर अगर इसके जगह कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होता, लाइक अगर यहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन होता तो क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया क्लोरीन किस ब्रांच में आता है, पहले ये आप देखो। तो पिछले स्लाइड में आप देखो, बैक खड़ के वीडियो थोड़ा सा, तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन आता है हेलोजन ग्रुप में। किस में आता है? हेलोजन ग्रुप में। और हेलोजन होता है जूनियर।
तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम पीछे नहीं लिखते, आगे लिखते हैं। तो आगे आगे ही पहले ही लिख देंगे यहाँ क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो। तब ये 3 कार्बन एटम का लिखेंगे यहाँ पे प्रोपेन। क्या लिखेंगे गाइज? प्रोपेन। इसके नेम के लास्ट में अब कुछ नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नेम हो गया यहाँ पे आगे, ये तीनों कार्बन का नेम हो गया यहाँ पे पीछे, तो हो गया पूरा नेम। तो अब कुछ भी इसमें अटैच नहीं करना है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो कंपाउंड में लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप में है, बताइए। देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो मैंने लिखा है वो मेनली क्या लिखा है, वो लिखा है मैंने CO। तो CO किस फंक्शनल ग्रुप में आता है? कीटोन में आता है। किस में आता है बच्चों? कीटोन में। पिछले स्लाइड में देखिए आप, वहाँ पे मैंने लिखा है CO, कीटोन में आता है। तो कीटोन में ये आता है और इसके नेम में अटैच क्या होता है? इसके नेम में अटैच होता है ONE, ONE अटैच होता है। तो अब इसका बताइए नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? ये जो एग्जांपल मैंने लिखा, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? तो इस कंपाउंड का गाइज नेम हो जाएगा, 3 कार्बन एटम होने की वजह से प्रोप। 3 कार्बन एटम को क्या कहते हैं? प्रोप। तो इसको लिखा हमने प्रोप। फिर सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ लगेगा एन, प्रोपेन। एन में फिर क्या जुड़ जाएगा? ओन, प्रोपेनोन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा गाइज? प्रोपेनोन। पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, इसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, इसमें लगा दिया C डबल बॉन्ड OOH। अब बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है कार्बोजेलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? कार्बोजेलिक एसिड। और कार्बोजेलिक एसिड के लिए लगता है ओइक एसिड। नेम में क्या लग जाता है? ओइक एसिड, है ना। तो चलिए इसका नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं। तो 5 को लिखेंगे पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और एन का ई हट करके यहीं पे क्या बन जाएगा? ओइक, ओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आई होप सो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, पिछला स्लाइड जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर वीडियो को आप चाहें तो पीछे कर लीजिए, पीछे करके एक बार पिछला स्लाइड ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप में क्या नेम अटैच होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस सारे कंपाउंड्स का नेम अच्छे से लिख पाओगे, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने यहाँ कार्बन 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 लिया, यहाँ पे O ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे और भी कार्बन मैंने लगा दिए। चलिए अब बताएंगे मुझे आप लोग कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, ये कंपाउंड का नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है? यही वाला है, कीटोन, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। देखिए CO यानी कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। तो नेम क्या हो जाएगा भाई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और कीटोन का लगेगा ONE, तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोन। क्या नाम हो जाएगा गाइज? पेंटेनोन। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप में अटैच होके बनते हैं। तो दैट्स अबाउट इट गाइज। चलिए अब जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा 4th स्लाइड। 4th स्लाइड आपको कहता है आइसोमेरिज्म के बारे में। कौन सा टॉपिक है ये? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, जरा देखिए ध्यान से पढ़िए। तो कहता है कि द कंपाउंड्स दैट आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम भी हो और सेम काइंड ऑफ एटम भी हो। नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए और काइंड ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है मतलब कि सेम फार्मूला हो गया। अगर नंबर ऑफ एटम भी सेम लिख दें और काइंड ऑफ एटम भी सेम लिख दें तो क्या हो गया? सेम, फार्मूला सेम हो गया, है ना। कोई कंपाउंड हमने लिया, एक कंपाउंड लिया बाबू, मैंने एग्जांपल के लिए लिया C2H5OH, एक कंपाउंड मैंने ली, और इसमें जितने एटम्स थे बिल्कुल इसी तरह मैंने एक और कंपाउंड ले लिया, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एटम्स वाले, सेम काइंड ऑफ एटम्स वाले। मैंने ले लिया CH3OCH3। जरा ध्यान से देखो,
इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ भी 1 और 1, 2 कार्बन है। इसमें 5 और ये 1, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी देख लो 3 और 3, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ एक ये ऑक्सीजन है तो यहाँ भी एक ये ऑक्सीजन है। तो गाइज इस पूरे में जितने भी टाइप ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे वो सेम थे। 2 कार्बन वहां भी तो 2 कार्बन यहाँ भी, 6 हाइड्रोजन वहां भी तो 6 हाइड्रोजन यहाँ भी, 1 ऑक्सीजन वहां तो 1 ऑक्सीजन यहाँ भी। तो भाई सब कुछ तो सेम हो गया। सेम होने के बाद भी ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं। ये जो कंपाउंड हो गया हमारा, ये अल्कोहल का कंपाउंड है, इसको कहेंगे इथेनॉल। और ये जो कंपाउंड है ये ईथर का कंपाउंड है, इसको कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्या कहेंगे बच्चों? डाई मिथाइल ईथर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, और ऐसा ही कुछ फाउंड होना आइसोमेरिज्म कहलाता है। आपस में इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में कहा जाएगा आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमर्स। और ऐसा कंपाउंड फाउंड होने का फेनोमेना, प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब दो कंपाउंड्स हैं, दो कंपाउंड्स बिल्कुल एक दूसरे के सेम है तो उनको कहा जाएगा आइसोमर्स, कंपाउंड्स को। और ऐसा फाउंड होने का जो फेनोमेना है उस फेनोमेनन को कहा जाएगा आइसोमेरिज्म। ठीक है गाइज, तो आइसोमेरिज्म क्या हुआ? एक ऐसा फेनोमेनन हुआ जिस फेनोमेनन में दो कंपाउंड्स थे अलग अलग, लेकिन उनका फार्मूलाज, उनका नंबर ऑफ एटम्स, उनका काइंड ऑफ एटम्स सब सेम हो गया, है ना? तो इस चीज को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चलिए इसके टाइप्स पे आते हैं। तो इसके आइसोमेरिज्म के टाइप में पहले तो ये दो टाइप में बढ़ता है। एक कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स अभी आपको पढ़ना नहीं है गाइस, जिसके भी दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर भी दो टाइप होते हैं फिर, तो इतना ज़्यादा आपको बताया भी नहीं गया है और ना आपको पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल के अंदर होता है एक सिस और एक होता है ट्रांस। इधर ऑप्टिकल के अंदर भी इसी तरह से दो पार्ट होता है गाइस, एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो। लेकिन खैर इतना पढ़ना ही नहीं है अभी आपको, तो आप इधर ध्यान न दें, आप ध्यान दें इधर वाले पार्ट में। ये पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ना है। स्ट्रक्चरल के अंदर तीन तरह के आइसोमर्स आपको पढ़ना है, चेन, पोजीशन और फंक्शन। फिर बाकी ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है, और इधर वाला तो इंटायरली ये नहीं ही पढ़ना है। तो इसको ध्यान मत दीजिए, आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। अब स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगा? तो या तो चेन बदल जाएगा तब डिफरेंट हो जाएगा, या फिर पोजीशन बदल जाएगा तब डिफरेंट होगा, अब वो भी नहीं तो फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा तब डिफरेंट होगा। तो तीन तरीके से डिफरेंट हो सकता है। तो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के अंदर 5-6 पार्ट्स, लेकिन पढ़ना है तीन। कौन कौन? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा। तो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। पेज नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 में हमारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स टॉपिक लिया हुआ है। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 5 कार्बन एटम का एक कंपाउंड का लिया C5H12। ये मुझे बनाना है, C5H12 मुझे बनाना है बच्चों। तो एक बच्चा को मैंने कहा जाओ बच्चा बना के लाओ जल्दी से इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चा गया, बोला सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखिए 5 मैंने लगा दिए हैं और इधर इधर हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो 3, 2, 5 हाइड्रोजन, 6, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10, 11 और 12 हाइड्रोजन। ऐसे 12 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। सराउंडिंग में ये हाइड्रोजन होते हैं कनेक्ट, तो हो गए। 5 कार्बन था, 12 हाइड्रोजन लगाना था, लगा दिया सर मैंने। इसको कहेंगे क्या? तो भाई इसको कहेंगे पेंटेन। बच्चे से पूछेंगे कि इसको क्या कहोगे, तो यही ना बच्चा बताएगा, पेंटेन कहेंगे सर। 5 कार्बन एटम है, पेंटेन कहेंगे। फिर एक और बच्चे को मैंने बुला के कहा कि जाओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये बच्चा थोड़ा सा माइंड अलग लगा लिया। इसने क्या किया, इसने 4 कार्बन एटम ऐसे लिखे, 1, 2, 3, 4। एक कार्बन एटम को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? 5 ही ना दिखाना था, 5 दिखा दिए। हाइड्रोजन की जहाँ तक बात है कि सर हाइड्रोजन कैसे दिखाइएगा, लो देख लो हाइड्रोजन बाबू। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ 5, 6 हाइड्रोजन, 7,
8 9 हाइड्रोजन, इधर फिर 10 11 और 12 हाइड्रोजन, दो हो गया टोटल 12 हाइड्रोजन। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको ध्यान रहे ऐसे कंपाउंड जिसमें एक इधर ब्रांच हो जाए, ये ब्रांच नहीं लग रहा है आपको कि ये लंबा ट्री था, इसका ये एक टुकड़ा निकल गया तो ब्रांच हो गया, तो ऐसे ब्रांच वाले को कहा जाता है आइसोपेंटेन। क्या कहा जाता है गाइस, आइसोपेंटेन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ब्रांच वाला ये जो पार्ट है इसका नाम आप दे सकते हो, एक कार्बन है तो इसको आप बोल सकते हो मिथाइल। मैंने कहा था अल्काइल, ब्रांच का नाम होता है अल्काइल, तब मिथाइल। और बाकी ये जो लंबा चेन हो गया उसमें 4 कार्बन है तो मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम मिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाम इसका आप दे सकते हो, या तो आप बोल दो आइसोपेंटेन या आप बोल दो मिथाइल ब्यूटेन। इसको पेंटेन सिर्फ भी बोल सकते हैं या नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन भी इसको बोला जाता है गाइस, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अब एक बच्चा को और मैंने दिया बनाने, यही यही कंपाउंड, यही फार्मूला, सेम फार्मूला, लेकिन उसने क्या किया और डिफरेंट तरीके से बना दिया। उसने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन बनाया, एक कार्बन उसने ऊपर यहाँ दिखा दिया, एक कार्बन उसने नीचे दिखा दिया। अब बताओ ये भी कितना है, 5 कार्बन एटम है। लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा नियोपेंटेन। क्या कहा जाएगा बच्चों, नियोपेंटेन। या फिर अगर हम लोग इसको दूसरे नेम में लिखना चाहें आईयूपीएसी नेम में, तो इसको कहा जाएगा डाईमिथाइल प्रोपेन। क्या कहा जाएगा बच्चों, डाईमिथाइल प्रोपेन। क्यों, क्योंकि देखो एक ब्रांच इधर है एक ब्रांच इधर है, तो 2 ब्रांच है तो डाईमिथाइल। अब बाकी ये जो मेन चेन जैसा था, मेन चेन में 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम प्रोपेन, तो क्या नाम हो गया, डाईमिथाइल प्रोपेन। तो आप ओवरऑल इस एग्जाम्पल से क्या सीखे, ओवरऑल आप इस एग्जाम्पल से सीखे कि इस कंपाउंड में सेम फॉर्मूला होते हुए इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है, इसका नेम डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोमर्स कहा जाएगा। आइसोमर्स में भी कौन सा वाला आइसोमर्स, ये कौन सा वाला आइसोमर्स है, ये है चेन आइसोमर्स, चेन, इसमें चेन डिफरेंट हुआ है तो चेन आइसोमर्स कहेंगे। अब क्या होता है गाइस, कभी कभी एक और एग्जांपल मैं देता हूं जिसमें पोजीशन डिफरेंट हो जाता है तो उसको कहा जाता है पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया C5H11 और OH, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने ये कंपाउंड दिया और एक बच्चे को बोला जाओ बच्चा इसका स्ट्रक्चर बना के लाओ, वो बच्चा गया, 5 कार्बन यहाँ दिखाया, 1 2 3 4 5, बाकी हाइड्रोजन पुट कर दिया और एक अल्कोहल जो था OH वो यहाँ पुट कर दिया पहले कार्बन पे। ठीक है, तो पहले कार्बन पे पुट कर दिया तो ये बना के लेके आ गए। कोई और बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जो इसी कंपाउंड को ऐसे बना दे, 1 2 3 4 5 कार्बन दिखाए और OH जो यहाँ हम लगाए हैं उसके जगह यहाँ लगा दे। हो सकता है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। फिर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो इसका पोजीशन और चेंज कर दे और 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ दिखाए और OH यहाँ बना दे। तो ऐसा जो भी फॉर्मेशन हो इसको कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इस अल्कोहल का पोजीशन बदल दिया। अब पोजीशन बदलने की वजह से इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, क्योंकि एक नंबर पे इसका अल्कोहल है और इसका अल्कोहल देखो दूसरे कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, क्योंकि 3 नंबर कार्बन पे। तो देखो इस तरह से नंबरिंग भी डिफर करता है, नंबर ऑफ पोजीशन, पोजीशन जो है कोई भी ग्रुप का जो जहां पे ज्वाइन हुआ है उस पे भी डिपेंडेंसी होता है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि पोजीशन शो हो रहा है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। और एक आखिरी था हमारा गाइस फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हम ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं जिन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है ना, क्या हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब, जैसे आप एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको पहले इसके दिखाया था C2H5OH, ये है, तो ये एक तो इथेनॉल ग्रुप में आता है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप में आता है, और यही अगर हम थोड़ा सा बदल दें, इसको ऐसे लिख दें CH3OCH3, तो ये आ जाता है ईथर ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आ जाता है, ईथर।
और इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों? इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चेंजेस हुए? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। तो इस तरह के आइसोमर्स को कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है गाइस, तो 3 तरह के आइसोमर्स होते हैं जो मेनली हमें पढ़ना है। और भी टाइप्स हैं लेकिन उसको आप पढ़ोगे आगे के क्लासेस में, जब आप और बड़े क्लासेस में जाओगे, 9-10 से पास आउट हो करके 11-12 में जाओगे, तब उसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, चलिए तो अब मूव करते हैं बच्चों अपने अगले स्लाइड्स पे। अगला स्लाइड देखिए हमारा क्या है, 6th स्लाइड है हमारा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कि कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान से हैं। पहला प्रॉपर्टी है कंबसन का। तो कंबसन में कहता है कि कोई भी कंपाउंड जब कंबस्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, हीट देगा और लाइट देगा। तो देखो यहाँ कोई भी कंपाउंड यहाँ जला लो, कोई भी कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड उठा के जला लो, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसको मन है जला लो, सबके जलने पे आपको यही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, वाटर, हीट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट। देख लो यहाँ पे वही सब मिले। दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसके ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन में कहता है कि अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, ये जरूर याद रखना, कैटलिस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ क्या है? कैटलिस्ट है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन करता है, नहीं तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो रिएक्शन करके क्या बना देता है? बना देता है इथेनोइक एसिड। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो गया वही इसमें, तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। आप देख लो यहाँ कितना ऑक्सीजन था पहले वाले केस में, एक ऑक्सीजन था मात्र, ये 1। यहाँ जब ये बना कंपाउंड तो इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए, देख लो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इसको कहेंगे गाइस। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो एडिशन रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता है। इसमें कुछ ऐड होने का, इसमें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके बारे में पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से हमारा क्या फायदा होता है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से फायदा होता है गाइस, यहाँ पे देखिए नीचे बताया हुआ है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बदलने में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने का प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। और ये मेनली किस लिए किया जाता है? अनसैचुरेटेड ऑयल्स को या फैट्स को सैचुरेटेड ऑयल बदलने में। मतलब जो नॉर्मल हम लोग ऑयल या डालडा टाइप वाला चीज़ कहते हैं ना, डालडा जो होता है, उसको अच्छा वाला ऑयल बदलने में। अच्छा वाला ऑयल कहने का मतलब कि रिफाइंड ऑयल में बदलने में। तो रिफाइंड ऑयल जब बन जाता है तो वो सैचुरेटेड बन गया। और मैंने बताया था, याद कीजिए, कि सैचुरेटेड जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो जब ये सैचुरेटेड ऑयल हो जाएगा तो हमें इजीली डाइजेस्ट होगा, और अनसैचुरेटेड रहेगा तो ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा गाइस। तो इसलिए हमें अनसैचुरेटेड वाला नहीं खाना चाहिए, यानी डालडा जैसे चीज़ों से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऑयल से बने हुए हैं, मतलब रिफाइंड ऑयल से बने हुए, तो उसको खा सकते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यही एडिशन रिएक्शन का खासियत है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन एटम के कंपाउंड था, यहाँ पे इथीन कंपाउंड था बच्चों, इसमें हाइड्रोजन जब मैंने जोड़ा तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। यहाँ पे है ना डबल बॉन्ड, ये वाला, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और सारे हाइड्रोजन को यहाँ ज्वाइन कर लेगा। 4 तो पहले से थे, 2 हाइड्रोजन और ज्वाइन हो गए, देख लो यहाँ पे ज्वाइन होकर के 6 बन गए। तो ये फेनोमिना एडिशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाए तो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। इसी तरह सबसे आखिरी प्रॉपर्टी है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई किसी को सब्स्टिट्यूट करे मतलब उसको हटा के खुद वहां जुड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन, है ना। बिल्कुल इस तरह से समझ लो कि कोई एक पोस्ट है या कोई एक नौकरी है जो किसी पर्सन को मिला हुआ था, और उस नौकरी को वहां से हटा करके कोई दूसरा पर्सन उसका नौकरी एक्वायर कर लिया, है ना। तो इस चीज को क्या कहते हैं गाइज? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, इसमें भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें पूछा जाता है हाउ कैन बी फॉर्म क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म जो कि एक बेहोश करने का दवा होता है, उसको कैसे बनाते हैं,
है ना। डॉक्टर लोग क्लोरोफॉर्म लगा करके ही बेहोश करता है, क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दे करके ही आपको बेहोश करता है, एंड लेटर ऑन फिर आपका ऑपरेशन वगैरह कर देता है। तो पता चलता है कि ऑपरेशन कर दिया तो भाई किडनी का कभी काट के निकाल लिया, कभी अपना घड़ी वड़ी छोड़ दिया आपके पेट में, है ना। आप लोग ऐसा डॉक्टर मत बनना, अच्छा वाला डॉक्टर बनना पढ़ लिख के, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है गाइस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस जिससे ये रिएक्ट किया हो, जैसे यहाँ CH4 मीथेन से क्लोरीन को रिएक्ट कराया हमने, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद क्लोरीन देखो जाके ज्वाइन हो गया, तब बना दिया मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली मिथाइल क्लोराइड में और आगे क्लोरीन से रिएक्शन कराए तो बना दिया डाई मिथाइल क्लोराइड, 2 क्लोरीन ज्वाइन हो गया। इस बार और करा दिए तो ये बन गया ट्राई मिथाइल क्लोराइड। तो ये ट्राई जो बन जाता है मिथाइल क्लोराइड, ट्राई ट्राई 3 क्लोरीन जो जुड़ जाता है, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना। तो कोई कार्बन एटम था, कार्बन एटम में पहले चारों तरफ यहाँ हाइड्रोजन था, ऐसे था समझ लो। ये इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। चारों तरफ यहाँ हाइड्रोजन था, मैंने रिएक्शन कराया किस चीज़ से, क्लोरीन से, तो क्लोरीन इसके जगह पे चला गया, इसको हटा दिया, भाग यहाँ से, भाग भाग भगा दिया। तो इसमें जो ये कंपाउंड में क्लोरीन जुड़ गया बच्चों, तो एक क्लोरीन जुड़ा तो इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। अब सपोज करो कि एक और क्लोरीन आया यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आया ज्वाइन होने, तो यहाँ से इसको भी हटा दिया इस हाइड्रोजन को, और जा करके खुद ज्वाइन हो गया, जैसे यहाँ पे ये खुद ज्वाइन हुआ था। तो अब हो गया डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, 2 क्योंकि क्लोरो जुड़ गया, तो क्या नाम हो गया, डाई क्लोरोमीथेन। इसी तरह तीसरा भी कोई क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे आएगा, इस क्लोरीन ग्रुप, और ये इस हाइड्रोजन को हटा दिया, खुद यहाँ से ज्वाइन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 क्लोरो आ गया है तो ट्राई क्लोरोमीथेन। और यही ट्राई क्लोरोमीथेन हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो ये है प्रॉपर्टीज हैं कार्बन कंपाउंड के। अब इस प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड के और कुछ, कार्बन के कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स को हम लोग को इंपॉर्टेंटली पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है अल्कोहल ग्रुप का इथेनॉल को, जो कि किस ग्रुप से है, अल्कोहल ग्रुप से है। और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना होता है वो होता है इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड को, जो कि किस ग्रुप से है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से है। किस ग्रुप से है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। तो इन दोनों को थोड़ा पढ़ना होता है, तो देखो एक एक करके पढ़ लेते हैं दोनों को। पहले इथेनॉल को शुरू करते हैं। तो इथेनॉल फार्मूला होता है C2H5OH। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है इथाइल अल्कोहल। किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इथाइल अल्कोहल। प्रॉपर्टीज देखिए इसका क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी है कि इथेनॉल जो है ये कलरलेस है, प्लीजेंट स्मेल देता है, बहुत अच्छा सा स्मेल देता है, और बर्निंग टेस्ट देता है, मतलब जलने जैसा कुछ लगता है कि हाँ जलन हो रहा है हल्का सा, है ना, ऐसा देता है फीलिंग। नेक्स्ट है कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और तीसरा चीज़ है कि इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम से रिएक्ट कर लेता है, और सोडियम से रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। और चौथा प्रॉपर्टी है कि ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके बना देता है इथीन। क्या बना देता है, इथीन, C2H4, जिसको इथीन कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल हो जाना डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसका यूजेस क्या है गाइस, तो इसका यूजेस देखो, एक है तो मेकिंग द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दारू बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स समझते हो ना, तो दारू बनाने में इसका यूज है बच्चों, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में। दूसरा यूज है इसका सॉल्वेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर घुला सकता है, तो सॉल्वेंट बनाने में यूज होता है। और तीसरा यूज है इसका कि कुछ टॉनिक्स में, कफ सिरप में इसका छोटा सा अमाउंट इसका यूज किया जाता है मेडिसिन के फॉर्मेट में, तो तीसरा यूज हो गया टॉनिक वगैरह में या कफ सिरप वगैरह में। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अल्कोहल ग्रुप, इथेनॉल ग्रुप। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, तो अगला हमारा आता है 8वां स्लाइड। 8वां स्लाइड है इथेनोइक एसिड का। जैसा कि मैंने कहा कि दो हम लोग को कंपाउंड्स पढ़ने हैं, है ना। कौन कौन कंपाउंड्स मैंने बताया, पहला कंपाउंड मैंने बताया कि इथेनॉल को पढ़ना है, जिसको भी पढ़ लिया। दूसरा मैंने कहा था इथेनोइक एसिड को पढ़ना है,
तो यही इथेनोइक एसिड है हमारा। देखिए इसको पढ़ रहे हैं। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला पूछा जाए कि फार्मूला क्या होता है, तो वही फार्मूला होता है CH3COOH। कहते हैं क्या इसको, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो, प्रॉपर्टीज है पहला कि ये कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल देता है, और टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा। कैसा होता है, खट्टा। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड के बारे में होंगे। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है वाटर में सॉल्यूबल, ये भी होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि कोई भी सॉल्यूशन में 5 से 8% इथेनोइक एसिड अगर डाल दें वाटर में मिला करके, तो इसको क्या कहते हैं, विनेगर। और विनेगर तो आपको पता होगा गाइस, विनेगर आप खाते भी हो। चाउमीन वगैरह बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपको पता ही होगा। चाउमीन ये ETC बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, उस सब्सटेंस में, चाउमीन वगैरह में, वो क्या यूज़ किया जाता है, विनेगर यूज़ किया जाता है। तो विनेगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, हम लोग उसको खाते भी हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि विनेगर जो है सब्सटेंस है एक, उसको हम लोग खाने के यूज़ में लाते हैं। और क्या क्या रहता है एक्चुअली, 5 से 10% वाला इथेनोइक एसिड रहता है। इथेनोइक एसिड, एसिड खाते हैं वो हम लोग, लेकिन वो बहुत डाइल्यूटेड रहता है, तो हम लोग को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा, अब मात्र 5 से 8% एसिड रहता है। अब इसका प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टीज देखा जाए तो कहता है इसमें एस्टरिफिकेशन का प्रॉपर्टी है कि अगर इस अल्कोहल को हम लोग मिला दें इथेनोइक एसिड के साथ, है ना, तो ये क्या बना देता है, ईस्टर बना देता है। ईस्टर के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन इज द रिएक्शन टू फॉर्म ईस्टर। एक रिएक्शन है जो क्या फॉर्म कराता है, ईस्टर फॉर्म कराता है, ईस्टर का फॉर्मेशन कराता है। तो उसको हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं गाइस। तो एस्टरिफिकेशन ये प्रोसेस है जिसमें ये ईस्टर बनाता है ना। कैसे बनता है, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिला के। और ये जो ईस्टर है वो स्वीट स्मेल देता है, स्वीट स्वीट मीठा मीठा स्मेल देता है। जब बनता है तो ऐसा लगता है कि कोई मीठा चीज़ बन रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ईस्टरिफिकेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिला दिया जाता है। इथेनोइक एसिड है हमारा CH3COOH, और इथेनॉल है हमारा C2H5OH। इस दोनों को मिला दिया जाता है तो इसका पूरा OH, अल्कोहल वाला हाइड्रोक्साइड गायब, इसका हाइड्रोजन गायब, ये दोनों गायब हो जाता है। ई जाके अपना वाटर बना लेता है भाई। अब जो बाकी बच गया उसको जोड़ दो, तब बाकी इसमें से बचा ये CH3COO, और इसमें से बच गया ये इधर C2H5। यही चीज़ क्या कहलाया, ईस्टर। क्या कहलाया, ईस्टर। यही है हमारा ईस्टर। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ये जो बनता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन। ओके, स्वीट स्मेल देता है, मीठा स्मेल देता है। कई बार पूछा गया है कि ईस्टरिफिकेशन में, है ना, स्मेल कैसा होता है उसका, कंपाउंड जो बनता है, या उसका टेस्ट कैसा होता है, तब मीठा टेस्ट होता है गाइस। ठीक है, फिर आगे है अगला कि इथेनोइक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दे तो सोप वाला फॉर्मेशन करता है, साबुन बनने जैसा फेनोमेना दिखाता है, और बना देता है CH3COONA, जिसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट ये बना देता है गाइज, जो कि साबुन के मॉलिक्यूल जैसा, सोप के मॉलिक्यूल जैसा सब्सटेंस है। और इसी के साथ अगर इसको हम लोग कोई हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्शन करा दें, तब भी ये सोप जैसा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन, क्योंकि साबुन बनने का इसमें प्रोसेस जनरेट हो गया, तो इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। जैसे ईस्टर बनने का प्रोसेस ईस्टरिफिकेशन, तो साबुन बनने का प्रोसेस सैपोनिफिकेशन। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अभी देखिए अगला स्लाइड में हम साबुन बनाना सिखाते हैं, तब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखे है हमारा यहाँ पे सैपोनिफिकेशन के ही बारे में, साबुन बनने के बारे में। देखिए अगला टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो गाइज यहाँ पे सोप बनने का, फॉर्मेशन बनने का, सोप को फॉर्म करने का क्राइटेरिया बताया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, फिकेशन, यही इसको कहा जाता है, यही इसका नाम दिया जाता है गाइस। इसमें साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने के लिए करना क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, कुछ नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा मॉलिक्यूल लो
और इस मॉलिक्यूल को बड़े से कोई फैटी एसिड में या फैटी ऑयल के साथ ला करके मिला दो। तो फैटी ऑयल के साथ ला करके अगर आप मिला दोगे तो फैटी ऑयल में बहुत लंबा सा कार्बन चेन होता है, लगभग 17-18 कार्बन एटम्स का, C617 और H35 इतना लंबा कार्बन एटम्स का वो चेन होता है। लगातार ऐसे कार्बन 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 ऐसे जोड़ते जाओ, जितना कार्बन जोड़ सकते हो, 17 कार्बन एटम ऐसे ज्वाइन रहता है, तो इसको कहते हैं फैटी एसिड। और इसमें ज्वाइन कर देना है तुमको क्या, इसमें ज्वाइन कर देना है पहले तो ओइक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड COOH, अब फिर रिएक्शन करा देना है NaOH से, यानी साबुन से। तो इसका H हट जाएगा, इसका OH हट जाएगा, वाटर बना देगा, Na यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, एक तो ये लंबा चेन कार्बन कार्बन का ऐसे लंबा वाला चेन पूरा, फिर COO और फिर Na, यही कहलाता है हमारा सोप। यही क्या कहलाता है, सोप। केमिकल नेम में इसको कहते हैं सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पाल्मिनेट। दो तरह का इसका नाम दिया जाता है, या तो सोडियम स्टीयरेट या तो सोडियम पाल्मिनेट। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है। ये जो है ना ऐसे ऐसे जिगजैग बना हुआ है, ये कार्बन एटम्स हैं एक्चुअली, बहुत सारे कार्बन एटम्स ऐसे ऐसे ज्वाइन है। और इसके साथ में इंड वाला पार्ट है ये COONA, तो इसको हेड पार्ट कहते हैं। ये जो पीछे इतना सारा कार्बन रह गया, 17 कार्बन, इन 17 कार्बन को टेल कहा जाता है। तो एक हेड पार्ट हो गया, हेड पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होता है, इसका टेल पार्ट वाटर को रिपेल करता है, वाटर को हेट करता है, नफरत करता है वाटर से। इसी बेसिस पे कोई भी क्लीनिंग एक्शन होता है। जैसे कोई कपड़ा है, कोई भी क्लॉथ है, इस क्लॉथ में कोई गंदगी ऐसे चिपकी हुई है, ये गंदगी है जो चिपकी हुई है। अब इसमें हम क्या किए, साबुन सर्फ कुछ भी घुला दिए। तो साबुन या सर्फ घुलाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखिए आपको मैं बताता हूँ। लेट मी चूज द अनदर कलर फर्स्ट। अनदर कलर मैंने ले लिया। अब साबुन के मॉलिक्यूल में आप जानते थे एक हेड होता है और उसके बाद ये जो पीछे पार्ट होता है ये टेल होता है, ऐसे पूंछ लंबा सा। तो ये सारा जितना सोप का मॉलिक्यूल है, इसका पूंछ वाला पार्ट इस अंदर गंदगी में चला जाएगा और हेड वाला पार्ट ऐसे ऊपर रहेगा। ऐसे ही ये चारों तरफ से इसको करेगा, चारों तरफ से इस गंदगी को क्या करेगा, ये घेर लेगा। ये जितने भी सोप मॉलिक्यूल हैं ये इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, घेर लेंगे। तो फाइनली वहां ऑब्जर्वेशन ये होगा कि कपड़ा के साथ जो अटैचमेंट है गंदगी का, वो कपड़ा से छूट जाएगा गंदगी। और गंदगी किन चीजों में फंसा हुआ रह जाएगा, साबुन के मॉलिक्यूल में, सोप के मॉलिक्यूल में। और ऐसा कभी भी ये फॉर्म करेगा तो अब कपड़ा यहाँ से अलग हो गया, ये कपड़ा अलग हो गया, और ये जो गंदगी था ये गंदगी और इस गंदगी के ही चारों तरफ से वो सोप मॉलिक्यूल इसको घेर लिया। ये ऐसे सब सोप मॉलिक्यूल है बच्चों, ऐसे सोप मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया और घेर के इसको अलग कर दिया, है ना, ऐसे कपड़े से ये इसको अलग कर दिया। तो ये सब सोप मॉलिक्यूल का काम है। बिल्कुल लग रहा है ना कोरोना वायरस जैसा डेंजरस। वही तो साबुन जो है गंदगी के लिए कोरोना वायरस जैसा ही है, गंदगी को मार मार के हटा देता है ना। तो इस तरह से ये फॉर्म करता है। और इसको, ये जो बना, इस चीज़ को कहते हैं मिसेल। ऐसा कभी भी गंदगी के चारों तरफ से साबुन ऐसे पकड़ लेता है ना, चारों तरफ से साबुन का मॉलिक्यूल उसको होल्ड अप कर लिया, तो इस चीज़ को कहते हैं मिसेल्स। मिसेल्स फॉर्मेशन ये कहलाता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये बनाता है मिसेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये सोप के बारे में बातें हो गई। अब आते हैं डिटर्जेंट के बारे में कि डिटर्जेंट क्या है। लास्ट स्लाइड है हमारा 10th स्लाइड। तो 10th स्लाइड है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट के बारे में कहता है ये भी उसी तरीके से बनता है, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा सब्सटेंस रहता है, सल्फोनिक एसिड का उसमें रिएक्शन करा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन कार्बन एटम जो था वो तो है ही, लॉन्ग चेन कार्बन एटम के बाद COOH जो था उसके जगह यहाँ पे सल्फोनिक एसिड रहता है, SO3H रहता है गाइज, और तब जाकर के यहाँ पे Na यानी कि सोडियम रहता है। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर लिया, या कभी कभी इसमें बेंजीन भी रहता है ना, तो बेंजोइक एसिड भी यहाँ पे लगा दिया जाता है, इसमें बेंजीन का ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया जाता है, और तब यहाँ पे रहता है Na+। अब बाकी सारा जो लॉन्ग चेन था इधर वो वही रहेगा। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल बन गया यही क्या कहलाता है, हमारा डिटर्जेंट कहलाता है। और ये डिटर्जेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये गंदगी पे ज़्यादा एक्शन करता है, ज़्यादा इफेक्ट डालता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन करता है। तो इसलिए डिटर्जेंट को भी हम लोग बनाते हैं, डिटर्जेंट को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे बताया होगा। सोप जो है सोडियम सॉल्ट है, डिटर्जेंट जो है सल्फोनिक एसिड वाला सॉल्ट है। सोप जो है
क्लीन करता है सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में नहीं। और डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी क्लीन कर सकता है, सॉफ्ट वाटर में भी क्लीन कर सकता है। सोप जो है क्लीन करता है उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं, और डिटर्जेंट जो है पूरा अच्छे से क्लीन कर देता है, सोप से ज़्यादा अच्छे तरीके से। सोप जो है बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो गाइज ये कुछ डिफरेंसेस भी हो गए सोप एंड डिटर्जेंट में। दैट्स अबाउट इट, यही सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना था आज। और नेक्स्ट क्लास में तो क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मैथ्स होने वाला है, क्वाड्रेटिक डे 5 रहेगा हमारा, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा, है ना। सो गाइज आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा क्लास, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्स बताया कैसे सोप बनता है, कैसे डिटर्जेंट बनता है, किस तरह से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या आइसोमेरिज्म होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। आप वीडियो को अगर हो सकता है तो दोबारा भी आप देख लो, अगर क्योंकि ऐसे तो ये वीडियो थोड़ा आज वाला लंबा हो गया, 50 मिनट का वीडियो हो गया, है ना, 50-60 मिनट का, लेकिन अगर आप एक बार दोबारा देख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, है ना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मस्ती से पढ़िए। छोटा सा एक काम हमारा भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में मैथ्स पढ़ते हुए, मैथ्स को लेकर के मिलते हैं। अभी तक क्योंकि मैंने जब भी आपके लिए वीडियोस बनाया है चैनल पे, साइंस से रिलेटेड ही बनाया है। आज देखिए मैथ्स से रिलेटेड अगले दिन मैं बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है, जो कि आपके लिए अपलोड होगा कल के डेट में। ठीक है, तो मैथ्स का वीडियो आएगा आपका, और सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।